डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां सीधे हम आप किसानों से जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और मिलता है उनका लाइव समाधान हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। तो आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं, आइए डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर नजर। तो आज का हमारा विषय है रबी फसलों के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती तकनीकें। इनसे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हम तक पहुंचाएं। यहाँ दर्शकों को सबसे पहले भी बता दें कि अब हमने एक नई शुरुआत भी की है, यानी आप अपने वीडियो भी भेज सकते हैं, सवालों की वीडियो भेज सकते हैं, कॉल तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे आज जो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061 टोल फ्री है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब आप नोट कर लें हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप अपने वीडियोज़ भेज सकते हैं, यानी अभी लाइव भी आप भेज सकते हैं। अगर अभी आप कार्यक्रम देखते हुए वीडियो भेजना चाहते हैं तो भी आप भेजिए। नोट कर लें आप हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं जिस पे आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज या फिर अपने वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, यानी वीडियो बनाकर भेजिए अपने सवाल 8800-520-717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो दर्शकों की सहूलियत के लिए और कार्यक्रम को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमने ये शुरुआत की है जहां अब कॉल के साथ साथ आप वीडियो भी भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं भेज पा रहे तो आप अपने वीडियो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे दर्शक, हमारे किसान रबी फसलों के लिए जैविक और प्राकृतिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती जो कि आज के समय की मांग है, और क्योंकि अभी रबी फसलों का सीज़न है तो ऐसे में इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे और हमारे दो खास मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर YS शिवे जी हमारे साथ हैं जो कि स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर हमारे प्रधान वैज्ञानिक हैं आप सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से, और हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आगे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सर सबसे पहले रबी फसलों में जैविक और प्राकृतिक खेती की जो हम बात कर रहे हैं, तकनीकों की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है और कैसे हमारे किसान इसे समझें? हाँ देखिए, जैविक खेती तो उसको कहते हैं हम कि जिसमें हम, या प्राकृतिक खेती जिसमें हम कोई भी सिंथेटिक केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसके माध्यम से हम फसलों को अच्छे ढंग से उगाते हैं। उसमें फसलें ही नहीं उगाते बल्कि मिट्टी का जो हमारी उर्वरता शक्ति है उसको भी बनाए रखते हैं, और इकोलॉजिकल जो सर्विसेज हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी जो है एक सेफ फूड मिले। तो इस तरीके से जो हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनाधुंध जो हमने केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले हैं उससे हमारी कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर और हमारी जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं उन पर प्रभाव पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं वो भी ये डिमांड करते हैं आज की डेट में कि मेरे को जो है ऐसा खाद्य पदार्थ चाहिए, ऐसा खाद्यान्न उत्पादन चाहिए जिसको मैं पूर्ण तरीके से सेफ मान के खा सकूं और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जो है डिमांड ड्रिवन है। कोई भी जो हम पैदा करते हैं, यदि डिमांड होती है तो उसकी पैदा करते हैं किसान, और उसी के माध्यम से फिर जो है कंज्यूमर्स उसका उपयोग करते हैं। तो क्योंकि आजकल सभी किसान और सभी जो है कंज्यूमर्स ये जानते हैं, यदि मैं जो परंपरागत खेती है उसको छोड़कर दूसरी तरीके से खेती करूंगा तो मेरे लिए भी लाभ होगा, मिट्टी के लिए भी लाभ होगा, हमारे वातावरण के लिए लाभ भी होगा, और जो हमारे खाने वाले हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसको जो है एक जो वन हेल्थ कंसेप्ट है आज की डेट में, अर्थात हम मिट्टी को ध्यान में रखें। मिट्टी जो है हमारे पौधों का ध्यान रखेगी, पौधे जो हैं फिर हमारे एनिमल हैं या हम मनुष्य हैं वो जो खाते हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये इंटरलिंक है
बिल्कुल। एक तरीके से जुड़ी हुई चीजें बिल्कुल, हैं। पूरा एक इकोसिस्टम है और इसीलिए वन हेल्थ की बात की जाती है, यानी सिर्फ मानव स्वास्थ्य की नहीं, पशु है, पृथ्वी है, हमारे जितने भी जीव जंतु है, सबके स्वास्थ्य की, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए हैं और कोई भी अगर कड़ी कमज़ोर पड़ती है तो इसका प्रभाव पूरी हमारी चेन पर पड़ता है। और जैसा कि जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो हमारे उपभोक्ता भी चाहते हैं कि उन्हें शुद्ध भोजन मिले और किसान भी समझ रहे हैं कि आज उन्हें बहुत आवश्यक है कि वो केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, ना ही करें, ताकि मिट्टी की जो सेहत है वो बेहतर हो, जो उस पर असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो ना पड़े और फिर से मिट्टी जीवित हो। आइए देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। उत्पादकता को बढ़ाना है। किसान पारंपरिक प्रबंधन से जैविक प्रबंधन के लिए भूमि का बदलाव लगातार 2 से 3 साल तक उसी भूमि पर जैविक खेती करके कर सकते हैं। जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं वो इसे शुरू करने से पहले मौसम, भूमि, फसल की मांग, उत्पाद की कीमत और बाजार जैसी बातों को अच्छी तरह समझ लें। जैविक खेती शुरू करने से पहले जो फसल लगानी है उसके फसल चक्र का प्रारूप अच्छी तरह तैयार कर लें। जैविक खेती करने से पहले कुछ सावधानियां भी जरूर होती हैं, जैसे जहां की मिट्टी बहुत कमजोर हो वहां जैविक खेती नहीं करनी चाहिए। ऐसा स्थान जहां खरपतवार की अत्यधिक समस्या हो वहां पर भी जैविक खेती ना करें। वहीं किसान प्राकृतिक खेती करके भी रबी फसलों की खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती यानी ऐसी खेती जिसमें रसायन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, इसलिए प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। दरअसल प्राकृतिक खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें कुल मिलाकर जैविक और प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक साबित होती है। तो भी आपने बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट देखी प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर, और क्योंकि अब ये रबी का समय है इसीलिए आज हमारा मुख्य जो फोकस है वो है रबी फसलों को कैसे हम प्राकृतिक या जैविक तरीके से ले सकते हैं, उन्हें उनकी खेती कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शिवे आपसे समझना चाहूँगी कि क्योंकि देखिए रबी का समय है और ये हमारी कई ऐसी फसलें हैं जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस समय की जाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम जैविक और प्राकृतिक खेती के अनुसार ले सकते हैं? देखिए, जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है हमारी गेहूँ है। इस समय गेहूँ है और जई जौ भी आते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा चना, मटर, मसूर है और सरसों है, ये सारी फसलें जो है इस मौसम में उगाई जाती हैं, रबी के मौसम में। और लगभग जो है इन सभी फसलों में
खाद्यान्न वाली, तेल वाली, दाल वाली फसलों में जैविक खेती की जा सकती है और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसकी जैविक खेती हो रही है। और इसके साथ साथ जो हमारी सब्जियां हैं उनको भी जैविक तरीके से उगाया जा सकता है। तो क्योंकि इस समय सब्जियां बहुत बाज़ार में आ रही हैं, चाहे पालक है, मेथी है और इसके गाजर है, ये सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। और विशेषकर क्योंकि वेजिटेबल्स में ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, यदि आप जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं इनकी सब्जियों की, तो उनकी जो है कीमत अच्छी मिलती है बाज़ार में। और जो परचेज करते हैं या कंज्यूमर है, उपभोक्ता जो है वो अच्छे ढंग से खरीद लेता है, खरीदने के बाद में उसे कंज्यूम करता है और उसमें किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का समावेश नहीं होता है, तो इस वजह से सेफ मानी जाती है। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि पहले एक आप सर्वे कर लें कि जहाँ पे जो है आप अपनी इन सब्जियों को बेच सकें, क्योंकि उगाना एक तरीका है लेकिन उसकी सप्लाई करना भी दूसरा तरीका पहलू इसमें जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि आप यदि डिमांड के अनुसार ही पैदा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जहाँ पे जो है सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और अलग से ही सेल्फ बना होता है। वेजिटेबली ग्रोन, जो ऑर्गेनिक ग्रोन और परंपरागत खेती से उगाई गई फसलें या हमारी जो हैं प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पाद अलग ही रखे रहते हैं, तो वहाँ पे प्राइस भी मिलती है और उनको जो है एश्योर्ड मार्केट मिल जाता है। तो ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि किसान भाई और बहन जो भी किसी उत्पाद को उगाते हैं अपने फार्म पे, उसका जो है मार्केट ज़रूर देखें, मार्केट के अनुसार ही उगाना चाहिए। और आज के मौसम में, आज के जो समय चल रहा है, इसमें जो है बहुत सारी जैसे दाल की मैंने बताई, चना, मटर, मसूर, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैविक तरीके से खेती की जा सकती है, क्योंकि ये इनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो शुरू में थोड़ी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वैसे भी जो हम कन्वेंशनल खेती करते हैं उसमें बहुत कम देते हैं, बाकी जो है वो अपने मिट्टी से ले लेते हैं। तो इसमें यदि हम जैविक खेती करना चाहें, उदाहरण के लिए चना, मटर, मसूर में, तो इसमें जो गोबर की खाद डाल सकते हैं, वो बुआई करने से पहले जो हमारे राइजोबियम कल्चर आता है उससे टीका लगा के और बिजाई कर सकते हैं और अच्छे ढंग से उसका जो है उत्पाद हमको मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि यदि हम क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं, क्योंकि जैविक खेती के अंदर और हमारी प्राकृतिक खेती में 3-4 ऐसे पहलू हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो जो है क्रॉप रोटेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है और दूसरे पोषक तत्व प्रबंधन का। जी जी, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। पोषक तत्व प्रबंधन जो है आप क्रॉप रोटेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, हरी खाद के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो हमारे फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स है, क्रॉप रेजिड्यू है, इन सब से कर सकते हैं। पोल्ट्री मैन्योर है, ऑर्गेनिक सोर्सेज जितने भी हैं या खलियां हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर बलजीत सिंह सहारण, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो डॉक्टर बलजीत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट है वो, म्यूट। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक, शायद आपकी तरफ से म्यूट है। आप उसे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैडम आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही। बलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में आपका। धन्यवाद मैम जी। सर, आज हम रबी फसलों में जैविक और प्राकृतिक विधि की बात कर रहे हैं, और तो जैसे कि जैविक खेती के बारे में डॉक्टर शिवे ने बहुत सारी बातें बताई। अब हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं। जो किसान प्राकृतिक तरीके से रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जी मैम, जो किसान भाई हैं हमारे सभी को मेरा नमस्कार, और आपकी दूरदर्शन की सारी टीम को मेरा नमस्कार। जो प्राकृतिक खेती है, सबसे पहले ये है कि पहले किसान भाई इसको समझें। प्राकृतिक खेती में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। एक, सबसे पहले जैसे हमारा जो पौधा है उसको प्रॉपर पोषक तत्व मिले, और दूसरा उसके ऊपर कोई बीमारियां ना आए। तो पोषक तत्वों के लिए इसमें यूज किया जाता है जीवामृत, घन जीवामृत। किसान भाई अपने खेत में जीवामृत बना सकता है और गाय के गोबर से घन जीवामृत बना सकता है। और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए 10 पर्णियर्क है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, खट्टी लस्सी है, सौंठास्त्र है, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अपनी रबी फसलों की, तो रबी में अभी आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो गेहूं है, सरसों है, चना है और सब्जियां हैं। तो इसमें जो मुख्यतः जो हमें ध्यान देना है
सबसे पहले जैसे बिजाई हो चुकी है, किसान भाइयों ने घनजीवामृत इस्तेमाल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसमें 10 क्विंटल तक घनजीवामृत डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल है वो कैसी है, आपकी मिट्टी है वो कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी है तो आप 2 से 4 क्विंटल, और अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और पौधा है हमारा जैसे अभी जर्मिनेशन के तुरंत बाद अगर पीला दिखने लग गया है या ग्रोथ थोड़ी पुअर लग रही है, तो 2 क्विंटल 15 दिन के अंतराल पे हम 2-2 क्विंटल 10 क्विंटल तक हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई ध्यान रखें कि अब जैसे ही सर्दी शुरू होने वाली है तो एक स्ट्रेस आएगी, तो एक स्प्रे 15 दिन के अंतराल पे जीवामृत का, और या जैसे ही इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं किसान भाई, तो उसके साथ ही जीवामृत की भी 200 लीटर की डोज है पर एकड़ के हिसाब से वो दी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों से हम कहेंगे कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और एक और अभी आपके लिए हमने आपके लिए सुविधा शुरू की है, यानी आप अपने वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। मोबाइल उठाइए और अपना एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, जो भी आपकी समस्या, जो भी सवाल है, अपना नाम बोलिए, उसमें अपने क्षेत्र का नाम बोलिए और फिर अपना सवाल बता दीजिए। आप ये वीडियो हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल कर दीजिए, तुरंत हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके लिए आज का विषय हम फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कैसे हमारे किसान प्राकृतिक या फिर जैविक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एक हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है और दूसरे हमारे साथ स्टूडियो में है। जो भी आपके सवाल हो वो हम तक पहुँचाए। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हमारे दर्शक, हमारे किसान, जो कि अभी तक सिर्फ हम उनकी आवाज़ सुन पाते थे, लेकिन अब हमने नई शुरुआत की है जिसमें आप अपने वीडियो भेज सकते हैं। आपके सवाल हम ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि हम आपको देख भी पाएंगे और देश के अन्य किसान भी आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो एक हमारे दर्शक हैं जो हमें अक्सर कॉल करते हैं कार्यक्रम में, नंदस्वरूप मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। उन्होंने आज भी एक वीडियो मैसेज भेजा है, सवाल भेजा है, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। बाराबंकी विकास खंड सूरत गाँव बसौली पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो रबी फसलों की जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की जो तकनीकी जानकारी है, इसको लेने के लिए हमें कहाँ संपर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे जो है हम रसायन मुक्त, जो जोताई मुक्त, खर्चा मुक्त, अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या तकनीकी अपनाना चाहिए। बहुत खूब नंदस्वरूप जी, आपका ये हम तक आपका ये वीडियो मैसेज पहुंच गया और बहुत ही हरा भरा खेत था आपका। साफ तौर पर समझ आ रहा है कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं और डीडी किसान पर जो जानकारियां दी जाती हैं उन्हें आप अपनी खेती में अपनाते भी हैं। तो सर, इनका सवाल ये था कि जो हम आज बात कर रहे हैं जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का इस्तेमाल, अगर ये इसके बारे में और गहन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कहाँ जाएँ? हाँ, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि यदि ट्रेनिंग की इनको ज़रूरत है जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, तो इनके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं नज़दीक, ये शायद बाराबंकी से बोल रहे हैं, तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अच्छे ढंग से वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। और इसके अलावा यदि आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर
ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का है यहाँ पे गाजियाबाद में, आप यहाँ पे आकर जानकारी ले सकते हैं। तो और इसके साथ साथ जो है कुछ जो प्रगतिशील किसान हैं बहुत से जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जैविक खेती प्राकृतिक खेती में, वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी यहाँ पे हमारे साथ जो दूसरे हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इनके यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती का काफ़ी बड़ा अनुसंधान हो रहा है, तो यहाँ पे आकर भी ये सीख सकते हैं। लेकिन इन्होंने तकनीकियों के बारे में जानकारी मांगी है, थोड़ी जानकारी मैं इनको देना चाहूँगा कि जैसे मतलब इन्होंने पूछा क्या क्या तकनीकें हो सकती हैं जैविक खेती के लिए। तो जैविक खेती के लिए सबसे अच्छा पहला जो है तकनीक ये है कि अपनी मिट्टी का जो है परीक्षण कराएं और उसको जो है 2 से 3 साल तक उसको जो है प्राकृतिक खेती या नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग ले आने के लिए किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। 2 से 3 साल उसमें लगते हैं परिवर्तन होने में, और उसमें जो है जैविक रूप से ही चाहे गोबर की खाद है, चाहे ग्रीन मैन्यूरिंग है, चाहे बायो फर्टिलाइज़र है, क्रॉप रेजिड्यू है, इन सबको मिलाएं और तब जो है उसमें खेती करें। तो इस तरीके से जो है पहला स्टेप होता है ये ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती को फॉलो करने के लिए। और फिर उसके बाद में जो है आप ऐसा क्रॉप रोटेशन अपनाएं कि उसके अंदर जो है एक कम से कम जो है या तो हमारी हरी खाद हो या हमारी जो है कोई भी पल्स हो, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम सीरियल लेंगे तो सस्टेनेबल नहीं होगा। अर्थात हमको जो है क्रॉप रोटेशन इस तरीके से अपनाना है कि उसके अंदर जो है ग्रीन मैन्योरिंग जरूर होना चाहिए और पल्स भी होना चाहिए। तो ये दूसरी तकनीक आती है। तीसरी बात यह है कि ऐसी किस्में उगाएं कि बहुत मतलब कम अवधि की ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट का जो रिलीज होता है ऑर्गेनिक सोर्सेज से वो धीरे धीरे होता है, तो ये समझने की ज़रूरत है। जैसा हम फर्टिलाइजर डालते हो तो तुरंत ही अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारी कुछ तकनीकियां मैं बताना चाह रहा था, लेकिन अभी आपने इशारा किया, समय का अभाव है, तो बाद में बताऊंगा। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो मनोज जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, जयपुर राजस्थान से मनोज जी हैं। जी मनोज जी बताइए क्या सवाल है, सर कॉल लेना था मुझे। जी बताएं। ये सरसों का मनोज जी सरसों की खेती शुरू करना पड़, ठीक है। हाँ, उसके लिए मतलब स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा वो थोड़ा, मतलब आप ऑर्गेनिक और जैविक तरीके से करना चाहते हैं, मतलब ऑर्गेनिक खेती या फिर जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं उससे, या फिर सामान्य जो मतलब केमिकल फ्री। ठीक है। अब हम चलते हैं डॉक्टर बलजीत जी के पास। सर ये केमिकल फ्री सरसों की खेती करना चाहते हैं। जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है किसान भाई का कि वो सरसों की खेती करना चाहते हैं। तो अगर वो सरसों अपने प्राकृतिक तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी को चेक कराएं, और उसके बाद अगले सीजन से, क्योंकि ये सीजन तो चल ही रहा है सरसों का, और अगर या कोई लेट वैरायटी अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे पहले तो घनजीवामृत डालेंगे, जमीन को तैयार करेंगे। और किसान भाई जब सरसों लगाते हैं तो सरसों के साथ इंटरक्रॉपिंग का ध्यान जरूर रखें। जैसे सरसों के साथ चना लगाया जा सकता है, सरसों के साथ कोई दलहन है उसको लगाया जा सकता है। और जो सरसों है सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जीवामृत का आपको 2 बार स्प्रे करना है, 1-1 महीने के अंतराल के बाद। जैसे जर्मिनेशन हो जाती है तो जीवामृत का स्प्रे बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आती है तो जीवामृत का जो असर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो सर्दी का जो इफेक्ट आता है वो आता है जब इसमें फ्रूटिंग होती है, जब इसमें बीज बनने लग जाता है, तो उस टाइम से थोड़ा पहले एक जीवामृत का स्प्रे जरूर करें। और एक जैसे ही हमारी जो फसल है 15-20 दिन की हो जाए तो जीवामृत जरूर डालें। और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अगर पोषक तत्व ठीक हैं तो 2 क्विंटल जो घन जीवामृत है वो अपने खेत में तैयार कर सकते हैं और पर एकड़ के हिसाब से उसको डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। कन्हैयालाल प्रजापति जी हमारे साथ एक कॉलर और हैं, आइए जल्दी से उनका भी सवाल ले लेते हैं। कन्हैयालाल जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। नमस्कार जी नमस्कार। मैं बालोदा लक्का उज्जैन से कन्हैयालाल बोल रहा हूँ जी। ये जैविक खाद कैसे बनाया जाता है, क्या गोबर गैस प्लांट से भी तैयार किया जाता है क्या? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कन्हैयालाल जी। डॉक्टर शिवी क्या बताना चाहेंगे आप? क्या पूछ रहे थे आप, एक बार रिपीट? खाद, जैविक खाद और गोबर गैस में जो देखिए आप इन्होंने पूछा है कि मतलब क्या जो हम गोबर गैस प्लांट है उससे भी खाद बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत अच्छा स्रोत होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि हम शुरू में जो है ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं या FIM डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो सर्दी के दिनों में थोड़ा उसका मिनरलाइजेशन स्लो होता है।
जब बहुत टेम्परेचर कम होता है तो हमारे जीवाणु इतने एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़े सर्दी की वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है और मिनरलाइजेशन स्लो होने की वजह से पोषक तत्व की उपलब्धता कम होती है। विशेषकर हमने इसको जो है अपने धान गेहूँ के फसल चक्र में देखा है। तो उस समय जो है हमारी जो बायोगैस चल रही है बहुत ही अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का, और उसको यदि आप पानी के साथ बायोगैस सल्ली को देंगे पौधों को तो मेरे विचार से कि वो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट का। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको कुकिंग गैस मिलती है, खाना बनाने के लिए गैस मिलती है, और दूसरा जो है जो सल्ली निकलती है वो रेडीमेड जो है न्यूट्रिएंट सोर्स होता है, उसको जो है पौधों को इमीडिएटली उपलब्ध हो जाता है और उसका जो है इस मौसम में लॉस भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि अमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन होती है तो वो जो है तुरंत पौधों को मिल जाती है और पौधे जो है उसमें किसी तरीके का सेटबैक जो है लो टेम्परेचर की वजह से नहीं लगता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रगतिशील किसान हैं, ज़रूर जो है आप बायोगैस प्लांट लगाएं और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल। और ये तो सर कहा भी जाता है कि मतलब इनकरेज भी किया जाता है कि किसान इसे लगाएं और इसका इस्तेमाल करें। जैविक खेती में पशुधन का बहुत रोल है। जैसे अभी हमारे सारण साहब बता रहे हैं कि भाई देसी गाय रखने से और उसके गोबर में जो हमारे जीवाणु होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं और हमारी मिट्टी को जो है अच्छा रखते हैं और हमारे पौधों को भी। जी जी बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं जैविक और प्राकृतिक खेती की, कैसे इन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान रबी फसलों में कर सकते हैं और इससे जुड़े बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से आपके लिए आज का विषय दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे रबी फसलों में हमारे किसान जैविक और प्राकृतिक खेती की जो विधियां हैं, जो तकनीकें हैं, उन्हें अपना सकते हैं। आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक फिर से शुरुआत की है, नई शुरुआत की है आप दर्शकों के लिए, किसानों के लिए, कि आप अपने सवालों का वीडियो भी बनाकर भेज सकते हैं। तो फ़ोन उठाएं, अपना वीडियो बनाएं और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं ताकि पूरा देश देखे कि कौन सा प्रोग्रेसिव किसान है, प्रगतिशील किसान है जो कि अपने सवाल देश के अन्य किसानों के उनके तरफ से भी पूछ रहा है ताकि जानकारी हर कोने तक पहुंच सके। तो सर अब मैं डॉक्टर बलजीत जी आपके पास आना चाहूँगी। अब ये जानना चाहेंगे सर कि जो हम बात करें प्राकृतिक खेती की, उसमें और कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी और तकनीकें हैं? सर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर शिवे, जैविक खेती पर बात करते हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? हाँ, जैविक खेती के लिए जैसा मैं बता रहा था कि मतलब मिट्टी का ध्यान रखना है, दूसरा हमको जो है इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग का भी ध्यान रखना है। विशेषकर जैसे रबी के मौसम में जो हम सरसों के साथ में चना मटर मसूर ले सकते हैं या आलू के साथ में हम सरसों ले सकते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग इनका बहुत बड़ा रोल है जैविक खेती में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी दो दाल वाली फसलें हैं उसके साथ में हम ऑयल सीड या हम सीरियल्स लेते हैं तो हमारी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और हमको जो है कम जो ऑर्गेनिक सोर्सेज डाल के भी अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। जब भी हम जैविक खेती करना चाहें या प्राकृतिक खेती करना चाहें तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग पर जरूर ध्यान दें। और मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग विशेषकर कि भाई हमने जो है एक लाइन जो है सरसों की लगाई, 3-4 लाइन जो है हमने चने की लगा दी या मटर की लगा दी, मसूर की लगा दी। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा पैदावार मिलेगी जैविक खेती के अंदर और उसमें जो कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की। और जैसे जैविक खेती कर रहे हैं, यदि इंसेक्ट पेस्ट को हटाना है तो ट्रैप क्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैप क्रॉप उसको कहते हैं कि जो कीड़े लगते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने ऊपर और जो हमारी मेन क्रॉप है उस पर वो बच जाती है। तो ये सारी कुछ ध्यान रखने की है। और दूसरा ये है कि जैसे अभी एक किसान ने पूछा था कि हम जो है बायोगैस सल्ली, तो बायोगैस सल्ली के अलावा हम बायो फर्टिलाइजर्स पे भी काफ़ी जोर देते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर जो क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं वो भी मैं जानना चाहूँगी सर, बायो फर्टिलाइजर क्या है? कई बार हमारे दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं, या तो जागरूकता की कमी है थोड़ी सी या फिर सही जानकारी नहीं पहुँच पाती है। उससे पहले कॉलर है महेश कुमार है हमारे साथ, एक दर्शक। आइए जल्दी से उनका हम सवाल ले लें। महेश जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं आप? जी महेश जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो
हाँ महेश बोल रहा हूँ। हाँ जी महेश जी, स्वागत है, आपकी आवाज अब हम तक पहुँच रही है। अपना सवाल बताइए, किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं? मेरे को गेहूं की करनी है अपनों को। गेहूं की खेती से बचना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? गेहूं की जैविक खेती करना चाहते हैं? ठीक है सर। हाँ देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सर, अभी समय है, अगली बार ही अब करेंगे। नहीं देखिए, अभी तो सीजन जो है ऑलमोस्ट ओवरसा ही हो रहा है, क्योंकि आज जो है मतलब मैं ये कह सकता हूँ 15 दिसंबर आ गए तो 25 दिसंबर तक बोते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जैविक खेती में थोड़ा जल्दी लगा देनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ा जल्दी लगा देना चाहिए। और अभी अगले साल लगाएं आप, लेकिन समझ लें कि उसके अंदर जो है मिट्टी का जैवांश पदार्थ आपको बढ़ाना है, हरी खाद के रूप में, या आपको FYM दे के, या वर्मी कंपोस्ट डाल के, या पोल्ट्री मैन्योर डाल के, और इसके साथ साथ जो भी क्रॉप रेडी जो है उसको जो मिट्टी के अंदर मिला के और उसको मिट्टी के अंदर ही डिकम्पोज होने दें, तो आपको जो है जीवांश पदार्थ कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, या हम ऑर्गेनिक कार्बन भी कहते हैं, मिट्टी का बढ़ाना है। और तभी जो है आप अच्छे ढंग से जो है गेहूं की जैविक खेती कर सकते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है, पिछले 20 साल से हम जैविक खेती धान गेहूं की फसल चक्र के अंदर कर रहे हैं, कि ये बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, बशर्ते कि आप जो है ग्रीन मैन्योरिंग जैसे ढैंचा वगैरह जो है लगाएं। जो विंडो पीरियड होता है गेहूं को काटने के बाद में, जैसे 15 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक गेहूं कट जाती है, तो मई में लगा दें आप ढैंचे को या सनई को, और उसके बाद जो है उसको मिट्टी में मिला दें। 50 से 55 दिन बाद बहुत बढ़िया हरी खाद लगती है। और फिर दूसरी क्रॉप कोई भी लगाएंगे, जैसे आप हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं, राजस्थान से, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप पल मिलेट वगैरह लगाते हो, बाजरा वगैरह लगाते हो, ज्वार वगैरह लगाते हो, या हमारी मोट वगैरह लगाते हो, तो फिर ग्रीन मैन्यूरिंग के बाद में ऐसी फसलों को लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है हमारा जीवांश पदार्थ बढ़ता है। और जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं तो उस समय भी हम जो है जीवांश खाद जरूर डालें, जैसे कि ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट, हम गोबर की गली सड़ी खाद डालनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, और जो हमारा जीवाणु खाद है उससे जो है बीज का उपचार करके बोएं। तो इस तरीके से जो है आप जैविक तरीके से गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और हम जो ले रहे हैं लगभग जो हमारी 4.5 से 5 टन ईल्ड आती है गेहूं की, धान गेहूं फसल चक्र में, और इतनी लगभग जो हमारी 5 टन के आसपास जो है धान की उपज आती है। तो ये हो सकती है, संभव है, बशर्ते कि आप जो है हरी खाद और गोबर की गली सड़ी खाद और जीवाणु खाद का इस्तेमाल जो है अपने फसल चक्र में अपना रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं, हमारे किसान अवश्य इसका ध्यान रखें। और बहुत अच्छे सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं। फिलहाल हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप हमें ज़रूर संपर्क करें, अपनी बातें हम तक पहुंचाएं, अपने सवाल पहुंचाएं। और अगर आपके कोई जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए अनुभव हैं तो वो भी साझा करें, ताकि अन्य किसान भी उसे सुनकर उससे उत्साहित हों, प्रोत्साहित हो। आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, यानी वीडियो मैसेज कर सकते हैं, वीडियो बना करके अपना सवाल हमें भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जो भी माध्यम सुविधाजनक हो उसे अपनाएं। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। अगर आप अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि रबी फसलों में कैसे जैविक और प्राकृतिक खेती की जो विधियां, जो तकनीकें हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम आपके वीडियो मैसेज भी ले रहे हैं, आप हमें वीडियो बनाकर भेजें अपना सवाल। तो एक ऐसे ही दर्शक हैं, आइए देखते हैं उनका ये हमारा वीडियो मैसेज जो है, सवाल जो है वो क्या कहना चाहते हैं, आइए डालते हैं नजर। नमस्कार जी, मैं शिव कुमार पांचाल, गांव टीकरी, जिला करनाल का वासी हूं, और मैं पिछले सालों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूं। और ये देखो, ये हमारी अड़दी है जी, ये रो हमने टमाटर की लगाई हुई है जी, ये रो हमने सौंफ की लगाई हुई है जी, ये रो हमने लहसुन की लगाई हुई है जी, ये हमने प्याज लगाई हुई है जी, आगे हमने चुकंदर लगाया हुआ,
उससे आगे हमने धनिया, पालक, मेथी, चना लगाया है। ये हमने पुखराज देसी आलू, बीच में देसी गुलाब, और ये हमने आम के पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं जी। ये हमने मेथी लगाई हुई है जी, वो पालक लगाई हुई है, उधर हमने धनिया, लैटूस लगाया, आगे सौंठ लगाई हुई है जी, और इधर हमने बैंगन और सारी तरह की मिक्स वैरायटी लगाई हुई है। लेकिन जनाब हमारी फसल उतनी यील्ड नहीं दे रही जितनी होनी चाहिए, और मार्केटिंग की भी समस्या है। कृपया करके हमें इनका समाधान बताएं सर। तो ये बहुत खुशी हुई है मैसेज देख करके सर। हमारे किसान देखिए, उन्होंने दिखाया भी कि कौन कौन सी फसलें उन्होंने बोई हैं, वो भी प्राकृतिक जैविक तरीके से, और ये पूरा उन्होंने हमें भ्रमण भी कराया अपने खेतों का। बहुत अच्छी फसलें दिखाई दे रही थी, तो हमें बहुत खुशी होती कि हमारे किसान इस तरह के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बलजीत जी, जैसे हमारे दर्शक थे, ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए क्या करें। जी बलजीत जी, मैं वीडियो प्रॉपर देख नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है किसान भाई ने इंटरक्रॉपिंग और बड़ा एक अच्छा व्यू दिखाया, जिससे पूरा सर उन्होंने अपने खेत का एक टूर कराया है जिसमें सारी फसलें दिखाई हैं कि कौन कौन सी फसलें उन्होंने। हाँ जी। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे अब मार्केटिंग की बात आती है, तो अगर हम किसान भाइयों के प्रोड्यूस की बात करें कि वो प्राकृतिक या जैविक उत्पाद है, तो प्राकृतिक खेती का अब धीरे धीरे, अब क्योंकि ये मिशन हो चुका है, मिशन बन चुका है अपने देश में, और जहां भी जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है तो आसपास के लोगों को पता लग जाता है। और जहां तक जैसे हमने यहाँ पे देखा है अपने हरियाणा में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, और जो किसान भाई कर रहे हैं, तो यील्ड भी अच्छी आ रही है। तो जो रेट है, अगर हम किसान भाई को जो रूटीन का रेट है वो मिल रहा है, तो भी क्योंकि पैदावार में कमी नहीं है, और जो इनपुट कॉस्ट है वो किसान की कम लग रही है, तो किसान को ये फायदा होता है। और जहां तक जैसे अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, या ऐसी चीजें हैं जो कमोडिटी आप रो खाते हैं, तो उनकी मार्केटिंग की बात करें, तो मार्केटिंग के लिए आप धीरे धीरे सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने सर्टिफिकेशन के लिए जैसे सर ने बताया, NCOF है, ये नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपने गाजियाबाद में, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो हेल्प कर रही हैं, और सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइन कुछ बन चुकी हैं, कुछ स्टेट्स में अभी वो तैयार हो रही हैं। तो मार्केटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है किसान भाई को। अगर वो प्रोड्यूस पैदा करता है, प्राकृतिक खेती वो तरीके से करता है, सारे प्रिंसिपल फॉलो करता है, और प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, और जो चैंपियन किसान है उसका खेत विजिट करता है, और अब धीरे धीरे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कृषि सखी हैं, FPOs हैं, तो इनके थ्रू भी, इनके माध्यम से भी किसान भाई है वो अपने किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि पहले अगर वो थोड़े में करता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसको लगता है कि मैं कामयाब हूं, तो प्राकृतिक खेती जैसे उसने स्टार्ट की, तो एरिया बढ़ाना स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप या कृषि सखी या CRPs या FPOs के साथ किसान जुड़े, और उनको सर्टिफिकेशन की और जो बेचने की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। हर आदमी चाहता है कि उसको क्वालिटी का खाना मिले, क्वालिटी वेजिटेबल्स मिले, फ्रूट्स मिले, और इतनी अवेलेबल नहीं है। हर आदमी पे करने के लिए तैयार है कि बस उसको थोड़ा ये लगे और ये तसल्ली हो कि ये प्राकृतिक उत्पाद है। बिल्कुल सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है इस तरह की खेती को अपनाना? देखिए, मैंने इनका वीडियो देखा, शिव कुमार जी का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनके फार्म में इन्होंने जो डाइवर्सिटी मेंटेन कर रखी है, बहुत तरह की फसलें, और ये जो है डाइवर्सिटी जो है ना, यही एक जो है मूलभूत आधार है हमारा प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का। इन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, और बहुत सारी इन्होंने जो और भी दूसरी क्रॉप लगा रखी हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि किसी भी इंसेक्ट पेस्ट का या किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होता है, तो वो जो है मतलब हमारी पूरी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो लिमिटेड उसको ही पहुंचाता है। तो उस तरीके से जो है ये पहला सिद्धांत इन्होंने फॉलो किया, बहुत ही अच्छा। इन्होंने मार्केटिंग की बात की है। मार्केटिंग कोई जैसे प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती है, ये एक हमारा प्रोडक्शन का एक मतलब ट्रस्ट विन करना होता है कंज्यूमर्स से, और कंज्यूमर्स के लिए हमको मार्केट बनाना होता है। और जो हमारा क्लस्टर बेस अप्रोच हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की या प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, तो उसके लिए हमारे लिए यही है कि मतलब एक इंडिविजुअल फार्मर्स को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन यदि ये समूह बना के, ग्रुप बना के यदि ये जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और इनकी जो है सप्लाई ये किसी हमारी जैसे मतलब जो हरियाणा से थे ये, तो ये दिल्ली में भेजते हैं
किसी भी मंडी में या किसी भी जो सुपरमार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो इनको टाई अप करना पड़ेगा मेरे विचार से, और समूह बना के इनको इतनी समस्या नहीं आएगी जितनी इंडिविजुअल को आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी आती है और बहुत सारे दूसरे लॉजिस्टिक पहलू होते हैं अपने उत्पाद को बाजार में ले जाने के लिए और कंज्यूमर्स का ट्रस्ट विन करने के लिए। तो ये भी बताते हैं कि मतलब प्राकृतिक और जैविक खेती जो है एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें जो है मतलब हम ट्रस्ट विन करना पड़ता है कंज्यूमर्स का। तो इस तरीके से यदि आप ग्रुप बना के, समूह बना के अपना सर्टिफिकेशन कराएंगे, जैसा सहारण साहब भी बता रहे थे, और फिर जो है अपना उत्पाद ब्रांडिंग करेंगे, तो फिर जो है आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आपका जो है ट्रस्ट विन कर लेंगे जो भी कंज्यूमर्स हैं, तो आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केटिंग में। जी सर, एक मेरे पास ये ईमेल व्हाट्सएप सवाल आया है, ये भी ले लेते हैं जल्दी से। और ये हमारे दर्शक जो हैं, इनका नाम है, मैं आपको बताती हूँ, इनका नाम है बबलू वर्मा और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैं। ये जैविक खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो संपर्क कहाँ करें? हालांकि सवाल दोबारा आया ही, हाँ, लेकिन चलो फिर भी हमारा फर्ज है इनको बताने का, ताकि इनको जानकारी मिल सके। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, तो सबसे पहले आप वहाँ जाएं और वहाँ पर जाकर देखेंगे, क्योंकि हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पर अलग से ही जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इनके ऊपर जो है अलग से डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, ट्रेनिंग होती है और समय समय पर किसानों को जानकारी दी जाती है। तो पहला माध्यम तो ये है, और दूसरा माध्यम ये है कि आप जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का गाजियाबाद में, यहाँ पे आके आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में, ताकि आप अपनी खेती को जो है जैविक और या प्राकृतिक रूप से अपना सकें। जी, गौरव चतुर्वेदी हैं हमारे साथ एक दर्शक, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है, हेलो किसान में क्या पूछना चाहते हैं आज आप? गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार गौरव जी, आप बदायूं उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, बताएं क्या सवाल है? मैम ये है कि जी, हम आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज, अपना सवाल पूरा कीजिए। मैम मेरा सवाल ये, उत्पाद खेती के लिए जो उन्नति होती है, शिमला मिर्च है, उत्पाद के बारे में क्या कह रहे हैं? जो उत्पाद हमारा होता है, तो उसके लिए मैं सवाल जवाब करना चाहती हूँ। तो समझ पा रहे हैं सवाल? नहीं, सवाल समझ में नहीं, आप थोड़ा आवाज ऊंचा बोलिए थोड़ा सा, फिर से सवाल बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, जो शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च, ठीक है, शिमला मिर्च, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है शिमला मिर्च की। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि शिमला मिर्च की फसल में जब आप जैविक तरीके को अपनाते हैं तो दिक्कत आती है, ये सवाल है? जी मैम, जी मैम। अच्छा, क्या दिक्कत आती है ये भी बताते चले। मैम मतलब मकड़ी की शिकायत आती है, मकड़ी आ जाती है? जी। अच्छा, तो ये हमारे दर्शक हैं गौरव चतुर्वेदी, जिन्होंने बदायूं उत्तर प्रदेश से कॉल किया। ये कहते हैं जैविक तरीके से जब ये शिमला मिर्च की फसल लेते हैं तो उसमें मकड़ी जैसी समस्या आ जाती है। डॉक्टर शिवे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मकड़ी तो एक हमारा प्रीडेटर होता है, तो मकड़ी तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें जो है वायरस आता होगा। अच्छा। वायरस आता होगा, वो जो है पत्तियाँ ऐसी हो जाती हैं, वो बिल्कुल छोटी पड़ जाती हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और कोई भी वायरस जो है, विशेषकर शिमला मिर्च वगैरह में जो आता है, उसको वाइट फ्लाई से फैलता है वो, तो हमको उसको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना होता है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ इनसे, बाकी सहारण साहब भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको यदि इस तरीके की कोई समस्या आती है, तो आपको सबसे पहले जो हमारी सफ़ेद मक्खी है उसको नियंत्रण करना होगा। उसके लिए जो है आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम ऑयल को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो सफ़ेद मक्खी रुक जाएगी, तो उसका ट्रांसमिशन जो है वायरस का रुक जाएगा। जी। तो एक जो है इस तरीके की समस्या आती है, मैंने देखा है कई जगह कि इस तरीके की समस्या हमारी आ सकती है, विशेषकर मिर्च के पौधों में। तो उसमें ये समस्या होने के चांस है। लेकिन फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो हमारी स्पाइडर है वो नुकसान नहीं करती है, वो नुकसान नहीं करती है, वो तो प्रीडेटर का काम करती है। दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनको खा जाते हैं, मतलब एक तरह से हमारी मित्र कीट है। हाँ, एक तरीके का मित्र कीट है। जी, ठीक है। डॉक्टर बलजीत, आप भी इस पर कुछ बताना चाहेंगे? सर, हमारे जो दर्शक थे। हेलो
डॉक्टर बलजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर बलजीत, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा डॉक्टर बलजीत से। तो सर अब क्योंकि बात, हाँ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो जी जी, शायद एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, चलो शायद हमारा संपर्क नहीं पा रहा। सर हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, जरा अपना नाम बताएं पहले। हेलो बलजीत जी, आप हैं हमारे साथ लाइन पर? सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अब क्योंकि हमने बात ही की कीटों की, तो जैविक तरीके जो फसलें लेते हैं, अगर उसमें कीट और बीमारियां लगती हैं तो उनका कैसे नियंत्रण करें, कैसे उनका प्रबंधन किया जाए? देखिए, ये किसान भाई अच्छे ढंग से समझ लें कि डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है। अभी जो वीडियो देखा था ना हमने, हाँ जी, तो ये जो है मतलब एक इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने खेत में विभिन्न तरीके की फसलें लगाएं, ताकि हमारे जो है इंसेक्ट पेस्ट, कीड़े मकोड़े और बीमारियां जो एक क्रिटिकल लेवल होता है उससे नीचे ही रहते हैं और हमें फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब हम एक ही तरीके की खेती करेंगे तो उसमें इस तरीके की संभावना आने की होती है। तो ये बेसिक सिद्धांत है जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का, कि हमको डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, विभिन्न किस्में लगानी है, विभिन्न फसलें लगानी है, एक ही किस्में लगानी है, एक ही फसल नहीं लगानी है, और दूसरा उसको मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग के रूप में हमको उगाना है, ताकि हमारा जो है कम से कम डैमेज हो। यदि फिर भी आ जाता है कीट तो उसको नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल जो है बहुत अच्छा है किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम जो है सीड ट्रीटमेंट, ट्राइकोडर्मा वगैरह से जो हमको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा विरिडी को तो हम जैविक खाद के, जो हमारे गोबर की गली चाड़ी खाद है या हमारा वर्मी कंपोस्ट है, उसमें साथ मिला के भी मिट्टी के अंदर मिला देंगे तो हमारी जितनी भी मिट्टी की बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। तो ये कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो बीमारियां इंसेक्ट पेस्ट कम आए। तो ये साथ ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ किसान जो है बचा सकते हैं अपनी फसलों को। एक कॉलर है हेतराम जी हैं, जिन्होंने हनुमानगढ़ से हमें कॉल किया है। जल्दी से इनका सवाल लेते हैं, फिर हमें ब्रेक भी लेना होगा। जी बताएं हनुमान जी, हेतराम जी बताइए। हाँ हेतराम जी बताएं, सवाल बताइए। हाँ जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मैंने देसी खाद भी डाली और देसी खाद भी डाली, ठीक है, और ग्वार का कूड़ा अंदर मिलाया, और सरसों है उसमें, पीली सरसों है उसमें, वो आता है चेपा रोग। सर समझ पा रहे हैं? हाँ सर, क्या कह रहे हैं आपने? गोबर की खाद भी डाली है और आपने क्या डाला है उसमें? हाँ जी, गोबर की खाद डाली है और क्या डाला है आपने? कौन सी क्रॉप है, कौन सी फसल है आपकी? ये मैंने देसी खाद डाली है उसमें। हाँ, कौन सी फसल में डाली है देसी खाद? जी, कौन सी फसल में डाली है आपने गोबर की खाद? ये पिछली फसल में डाली थी, उसके बाद में मैंने ग्वार को काटाबाटी करके इसके अंदर मिला दिया। हाँ, उसके बाद में मैंने सरसों बीजी रवि की। सरसों बोई है आपने? नहीं, सरसों बो रखी है, पीली सरसों। हाँ, पीली सरसों बो रखी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी, उसके अंदर चेपा रोग हो गया जी। चेपा रोग हो गया, अच्छा समस्या ये चेपा हो गया है। तो चेपे के लिए जो है आप नीम का जो तेल आता है उसका इस्तेमाल करिए, तो उसको किसी हद तक रोका जा सकता है। जी। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको अगले साल से, जैसा आपने गोबर की खाद भी डाली है और आपने ग्वार लगाई थी, उसका जो रेजिड्यू था वो भी आपने मिला दिया। आप बहुत अच्छे जागरूक किसान हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रख के हम जो है एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं जैविक खेती के अंदर। तो आप जो है इंटर क्रॉपिंग जरूर करें, सह फसली खेती जरूर करें, सरसों के साथ में चना जरूर लगाएं। बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा और विस्तार से सर आपसे जानूंगी, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि देखिए सरसों का समय है तो और भी किसानों को ऐसी समस्या आ रही होंगी। ब्रेक लेते हैं फिलहाल।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे चेपा रोग के बारे में बताए थे, कुछ बातें आपने बताई और कुछ अभी बाकी रह गई थी, तो मैं चाहूँगी वो पूरा कर लें। हाँ, देखिए मैं यही कह रहा था कि चेपा रोग से बचने के लिए हमको जो है अकेली जो सरसों नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके साथ में इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। और सहफसली खेती कहते हैं हम, जैसे सरसों के साथ में हमने चना लगा लिया, मटर लगा ली, मसूर लगा ली, तो इस तरीके से उसका बचाव हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि यदि आ भी जाता है तो फिर हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल का पर्णीय छिड़काव करेंगे तो वो चेपे को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये भी रखने ध्यान कि हल्का पानी लगाएं, बहुत ज़्यादा पानी मत लगाएं। अब संभव हो सके तो आप जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी देने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। बलजीत जी भी हमारे साथ, डॉक्टर बलजीत जी बने हुए थे लगातार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। और डॉक्टर वाई शिवे जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए थे। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को इससे अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ ही हेलो किसान में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं सर। तो अगले अंक के विषय के बारे में हम बात करेंगे और आप देख सकते हैं कि हम अगले विषय में बताने वाले हैं कि कैसे PMKSY के माध्यम से जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई हमारे किसान अपना सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं। इससे न सिर्फ फसल अच्छी होती है बल्कि आप पानी की भी बचत करते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हेलो किसान 2015@gmail.com पर हमें अपने सवाल भेजें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी कार्यक्रम के बाद भी नंबर आपके लिए उपलब्ध है 1800-113-060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है और इस पर आप कार्यक्रम के बाद सोमवार शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करें जो कि हम तक पहुँच जाएंगे। यहाँ दर्शकों को ये बता दें कि आप अपने वीडियो मैसेज भेजना ना भेजें, ज़रूर अपने वीडियो मैसेज करें। देखिए ये हमारा नंबर है 8800520717। यह हेलो किसान का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप वीडियो भेजिए, अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, अपने सवाल को उसमें रिकॉर्ड करें। जिससे जो हमारा अगला विषय है यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उन्हें आप अवश्य रिकॉर्ड करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें हेलो किसान। इसी के साथ ही यहाँ आज लेंगे आपसे इजाज़त, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।